हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। यह है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 9 अप्रैल 2017। तो आज संडे है, जैसा कि आप लोग जानते हो संडे को हम वीकली रिवीजन करते हैं जिसमें हम कवर करते हैं मंडे टू सैटरडे के हमारे सभी एमसीक्यू। सो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं हमारा रेगुलर जो डिस्क्लेमर है वो आपको देना चाहूँगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर कवर करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो हमने वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वीडियो देख के हमारे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेनेशन देंगे तो हमारा वीडियो जो है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और रिवीजन वीडियो के पीछे हमारा सिर्फ इतना ही मकसद है कि हमें अच्छे से रिवीजन करनी है और जो क्वेश्चन आंसर्स पहले ट्राई में हमें आपको थोड़े कठिन लगे थे उन्हें इस बार सही करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले और एक मैं आपको दरख्वास्त करना चाहूँगा जी। क्या है ना कि पिछले 2 संडे से हमने एक बात नोटिस की है कि मिनिमम एक तो डिसलाइक हमारे जो वीकली रिवीजन का वीडियो होता है उस पर होता है। तो मतलब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप डिसलाइक करने के साथ साथ हमें रीज़न बताइए कि अगर आपको पेस ज़्यादा लग रहा है या फिर हमें थोड़ा स्लो करना चाहिए या फिर क्वेश्चन की क्वालिटी के बारे में अगर आपको कुछ डाउट है तो हमें बताइए। क्या है ना कि अगर आपके ये कंसर्न्स हमें पता नहीं चलेंगे तो हम भी आपकी जो मदद जो है वो अच्छे से कर नहीं सकेंगे। तो आप हमें ज़रूर बताइए ये वीकली रिवीजन का जो हमारा हमने वीडियो बनाया हुआ है आप अब तक के, वो आपको कैसे लग रहा है, या हम कंटिन्यू करें या नहीं, ये आप हमें अच्छे से बताइए। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द डे 3 अप्रैल 2017। जी फिर से एक बार बताओ, थोड़ा सा पेस होगा क्योंकि हमें लगभग 50 मिनट्स में 60 क्वेश्चन जो है हमारे 6 दिनों के ये कवर करने हैं, तो थोड़ा सा फास्ट हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन फ्रॉम 3 अप्रैल 2017। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ससेक के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ससेक साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो फर्स्ट क्या है, ससेक प्रोग्राम सेटअप इन 2001 brings together Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Myanmar, Nepal and Sri Lanka in a project-based partnership to promote regional prosperity। तो ये हो गया ससेक के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक सर्व्स एज अ सेक्रेटरीट फॉर ससेक मेंबर कंट्री। एंड नेक्स्ट क्या है, तो मालदीव जो है वो इसका ससेक का लास्ट मेंबर है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बात सही है कि ये 2001 में बनाया गया था। हमारी जो साउथ एशियन जो हमारे कुछ कंट्रीज़ है उनके बीच में पार्टनरशिप प्रमोट करने के लिए और रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए। और इसमें कौन कौन से मेंबर है, तो ये बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल एंड श्रीलंका। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो सार्क के मेंबर है वो इसमें नहीं है। और बाकी जो एक मेंबर ऐड है वो कौन सा है, तो म्यांमार एक इसमें सार्क के अलावा ऐड है। ठीक है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये इसका सेक्रेटरीट है। और मालदीव्स नहीं, म्यांमार जो है वो इसका लास्ट मेंबर है जो 20 फरवरी 2017 में इसका पार्ट हुआ है। ऑलराइट, सो आंसर हो गया C1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। जो हमारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर फूट एंड माउथ डिसीज जो सेंटर है वो कहाँ पे बनाया गया है, तो ये है ओडिशा में। इसके साथ हमने एक देखा था उत्कल दिवस जो ओडिशा से रिलेट करता है, उसके बारे में आप हमारे रेगुलर वीडियो में देख सकते हैं। थर्ड इज भाखरा डैम जो है उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ये कहाँ पे, ये एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है जो बियास रिवर पे बनाया गया है। एंड नेक्स्ट इज बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में ये है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। सो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि ये बियास रिवर पे नहीं सतलुज रिवर पे है। ओके, तो आंसर हो जाता है बी, दैट इज 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 इज कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो 2017 में हमने सबसे पहली बार इंडिया में लाया गया है। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट क्या है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का देने वाला होगा डोनर और रिसीवर, इसकी आइडेंटिटी जो है वो रिसीवर को पता नहीं चलेगी, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट क्या है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इट इज इसेंशियली लाइक बियरर चेक। मतलब क्या कि जो इशूइंग बैंक होगा ये इस बॉन्ड का कस्टडियन होगा जब तक डोनर जो है इसने दिया हुआ फंड जो है वो पॉलिटिकल पार्टी रिडीम नहीं करती। ठीक है, ये स्टेटमेंट पता चल गया कि जब तक अगर मैंने किसी एक्स पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए तो ये बॉन्ड्स जब तक एक्स पार्टी जो है वो रिडीम नहीं करती तब तक मेरे जो पैसे हैं वो इसका कस्टडियन कौन होगा, तो जो इशूइंग बैंक है, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट से ये हो सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स हमने नया जो हमारा नया इनिशिएटिव है उसके बारे में यूपीएससी कुछ प्री में क्वेश्चन पूछ ले तो हमने ये क्वेश्चन ऐड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उदय स्कीम के बारे में है, तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट इज उदय प्रोवाइड्स फॉर फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो ये बात सही है कि उदय जो है ना, मतलब हमारी जो डिस्कॉम कंपनी जो है वो घाटे में चल रही थी, तो इनके
मतलब इनका मतलब रिवाइवल के लिए ये उदय जो है वो लाई गई थी योजना, तो ये बात सही है। नेक्स्ट क्या है कि इट इज़ अ कंपलसरी फॉर स्टेट टू ज्वाइन, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि स्टेट को ये उदय स्कीम ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। और ये तब न्यूज़ में था क्योंकि मिजोरम जो है वो 27 स्टेट बन गया था जिसने उदय को ज्वाइन किया था। तो ये बात याद रखनी है कि उदय कंपलसरी नहीं है स्टेट को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के बारे में क्या करेक्ट है। तो ये एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन किससे रिलेट करता है, तो ये है क्रिएशन ऑफ एक्सेसिबल एनवायरनमेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। मतलब हमारे जो दिव्यांग लोग जो है उनको अच्छे से मतलब रोड्स ऐसे बनाए कि ये इन लोगों को, दिव्यांग लोगों को एक्सेसिबल हो सके, बिल्डिंग्स ऐसी बनानी है कि ये दिव्यांग लोग जो है वो अच्छे से एंटर हो सके, यूज़ कर सके उन बिल्डिंग को। ऐसे जो हमने इसके लिए कैंपेन जो चलाया है उसका नाम है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ठीक है। डिजिटल सुगम्य भारत अभियान इस नाम से इसको जाना जाता है हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 7 इज, अगर ज्वाइंट सिटिंग होती है किसी भी बिल पे तो वो बिल जो है वो किस मेजोरिटी से पास होता है, ऐसा हमारा सेवेंथ स्टेटमेंट है, सेवेंथ क्वेश्चन है। तो ये ज्वाइंट सिटिंग के वक्त जो बिल होता है वो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये याद रखना है, ज्वाइंट सिटिंग के वक्त सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, हमारा जो 5th एंड 6th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसके रिलेटेड है, तो ये किसके लिए है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, ये याद रखना है। और साथ ही साथ जो 1 से लेकर 12 तक सभी जो शेड्यूल्स है वो अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि यूपीएससी शेड्यूल्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, ये जो 5 टॉपिक है ना, इनमें से एक टॉपिक पे लगभग हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन तो है वो पूछता ही है। सो ये याद रखना है, 5th एंड 6th शेड्यूल जो है वो शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है कोलंबिया के रिलेटेड। तो फर्स्ट इज, इट इज अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री लार्जली सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका विद टेरिटरीज इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया कि ये नॉर्थ वेस्ट जो है साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, और साथ ही साथ इसकी कुछ टेरिटरी जो है वो है नॉर्थ अमेरिका में भी है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, इट इज एनक्लोज्ड बाय बोथ कैरेबियन एंड पैसिफिक कोस्टलाइन, मतलब ये दोनों, कोलंबिया जो है वो कैरेबियन सी के साथ और पैसिफिक सी के साथ, इन दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। और तीसरा क्या है कि एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो इसका पार्ट है कोलंबिया का, तो ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो ये दोनों जो है दैट इज 2 एंड 3 ये करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट अमेरिका का पार्ट तो है, ये देखिए ये साउथ अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट का पार्ट तो है, लेकिन सेंट्रल अमेरिका ये जो है ना, ये हमने गलत ऐड किया था कि नॉर्थ अमेरिका में भी इसकी टेरिटरी है, नॉर्थ अमेरिका में नहीं, ये देखिए सेंट्रल अमेरिका में इसकी टेरिटरी है, ठीक है। ये देखिए ये सेंट्रल अमेरिका में इसकी कुछ टेरिटरी है। और इसके बारे में आप भी बाकी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि ये इसके बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज कौन कौन से। तो ये देखिए ये है वेनेजुएला, ये है ब्राज़ील जिसके बारे में हमने क्वेश्चन पूछा था और आप में से कुछ लोगों ने इसका आंसर भी दिया था। फिर यहाँ पे कोलंबिया के साउथ में कौन सा है, तो पेरू है, और वेस्ट में है इक्वेडोर। यहाँ पे पनामा है जो पिछले साल पनामा पेपर लीक्स की वजह से न्यूज़ में था। और कैरेबियन सी और पैसिफिक सी, इन दोनों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एचएफसी के बारे में कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। एचएफसी ये क्या होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। सो फर्स्ट क्या है, एचएफसी जो है ये एक डिजास्टर्स गैस है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर, मतलब एचएफसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है, तो एचएफसी जो है वो ओजोन डिप्लीशन में इसका कोई रोल नहीं होता, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड क्या है कि किगाली जो एग्रीमेंट था ये एचएफसी की जो क्वांटिटी है इसको कम करने के लिए ये बनाया गया था, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही है। एचएफसी ग्लोबल टेम्परेचर राइज में पार्ट मतलब इसको रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ओजोन डिप्लीशन में कोई भी इसका रोल नहीं है। और किगाली जो एग्रीमेंट है, किगाली कहाँ पे है, रवांडा में, रवांडा कहाँ पे है, अफ्रीका में, ठीक है। ये जो है वो एचएफसी को प्रोडक्शन कम करने के लिए बनाया गया है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो गए। तो अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन फ्रॉम 4 अप्रैल 2017। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जी हमें सीबीआई के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो फर्स्ट इज, सीबीआई इज अ डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सर्विस ऑफ इंडिया विच साइमल्टेनियसली सर्व्स एज नेशंस प्राइम फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। मतलब क्या है कि सीबीआई जो है वो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस का भी काम करती है, और साथ ही साथ फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी है ये सीबीआई, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, और इसको इंडिपेंडेंस के बाद बनाई गई कुछ बॉडियों में से ये सीबीआई है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन के अंडर आती है। और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये
हमारे इंडिपेंडेंस के बाद नहीं, इंडिपेंडेंस से पहले ही एस्टेब्लिश कर दी गई थी 1941 में। बाद में इसको बाद में इसको रीनेम कर दिया गया था 1963 के दौरान, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ओनली वन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एलपीजी के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज मेनली प्रोपेन और ब्यूटेन इज यूज्ड इन एलपीजी। तो ये आप तो मतलब साइंस के बेसिक एनसीईआरटी है, इससे जानते होगे प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो एलपीजी में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ पावरफुल ओडोरेंट इथिन इथियोल इज एडेड सो दैट लीक्स कैन बी डिटेक्टेड इजीली। एंड थर्ड क्या है कि एलपीजी सब्सिडी स्कीम जो थी कि आप जो सब्सिडी जो होंगी वो एलपीजी कस्टमर्स को डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगी, इस स्कीम का नाम था उज्ज्वला स्कीम, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट तो हमने बता दिया कि फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, साथ ही साथ सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है कि ये जो प्रोपेन और ब्यूटेन जो है ना, इसका कोई स्मेल नहीं होता। सो अगर हमारा गैस जो है वो लीक हो जाए तो हमें पता चलना चाहिए, इसके लिए हमें एक पावरफुल ओडोरेंट यूज करना पड़ता है जिसका नाम है इथेन इथियोल। तो ये बात सही है सेकंड स्टेटमेंट, लेकिन थर्ड इनकरेक्ट है। ये जो स्कीम बनाई गई थी एलपीजी सब्सिडी के लिए, इसका नाम उज्ज्वला स्कीम नहीं था, इसका नाम था पहल। ऑलराइट, सो हमारा 1 और 2 जो है वही करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो अभी हमने यहाँ पे बताया था, तो इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट क्या है कि ये it aims to safeguard the health of women and children by providing them with clean cooking fuel। मतलब ये मेन काम क्या है, तो इनका क्लीन कुकिंग फ्यूल इनको प्रोवाइड करना है। मतलब कैसे कि अगर आप देखते होंगे कि जो हमारी घर के मतलब गरीब घर की जो कुछ औरतें होती है, इनको गैस सिलेंडर नहीं अवेलेबल होने की वजह से इनको चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है, और चूल्हे पे खाना बनाने की वजह से इन ये जो धुआं इनहेल करती है, इट इज़ मोर हजार्डस देन स्मोकिंग 10 सिगरेट्स। सो ये क्लीन क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड करने के लिए ये बनाई गई थी योजना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, तो इस योजना के तहत हमारे घर की जो मतलब ये घर की जो विमेन होंगी, इनके नाम पे कनेक्शन दिया जाएगा। तो ये बात भी सही है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के अंडर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। थर्ड स्टेटमेंट, ये उज्ज्वला योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तहत आता है। सो आंसर है सी, दैट इज 1 और 2 ओनली। अब यूपीएससी चेयरमैन के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट क्या है, यूपीएससी चेयरमैन जो है वो पार्लियामेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। सेकंड क्या है, तो ये जो यूपीएससी चेयरमैन होंगे, इनको अपना अगर रेजिग्नेशन देना हो तो ये लोकसभा स्पीकर को देते हैं, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि यूपीएससी चेयरमैन और मेंबर जो है इनको एक सिक्योरिटी होती है अपनी टेन्योर की। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि यूपीएससी चेयरमैन पार्लियामेंट द्वारा नहीं, ये बात याद रखनी है, पार्लियामेंट द्वारा नहीं, प्रेसिडेंट द्वारा अप्रूव किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, अप्रूव नहीं सॉरी। और सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बात भी गलत है कि ये लोकसभा स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन नहीं देते, ये जो अपना रेजिग्नेशन है वो देते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रखनी है। यूपीएससी एक सेपरेट बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, जो हमारी पब्लिक कमीशन के लिए, तो ये अच्छे से याद रखिए इसके बारे में। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बैरल, ये हमारा क्रूड ऑयल के लिए जो एक यूनिट होता है, तो इसके 1 बैरल कितना होता है, ये हमने क्वेश्चन पूछा था। ये हमने ये भी कहा था कि अगर यूपीएससी इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं, लेकिन सिर्फ बेसिक क्लियर करने के लिए हम ये क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं। तो बैरल, एक बैरल मतलब कितना होता है, तो 159 लीटर्स, ठीक है, ये याद रखना है, 159 लीटर्स। साथ ही साथ हमने बैरल का जो यूनिट होता है दैट इज BBL, ये कैसे बनाया था, इसके बारे में जो कुछ स्टोरी थी वो भी हमने हमारे रेगुलर वीडियो में बताई थी। आप अगर चाहे तो ये हमने जो आई थिंक ये 4 अप्रैल के है ना, तो आप उसमें जाके 4 अप्रैल का रेगुलर वीडियो जो है उसमें जाके देख सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन 6 है जिसमें हमें यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट क्या है कि ये जो है UNHRC, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो क्या काम कर रहा है, प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स अराउंड दी वर्ल्ड। मतलब ये काम करता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है, तो द काउंसिल वर्क्स क्लोजली विथ ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड एंगेज द यूनाइटेड नेशंस स्पेशल प्रोसीजर। तो ये बात भी सही है और ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है। तो हमने क्या किया है, मतलब कि यूएन की जो बॉडीज़ है ना, मतलब साथ ही साथ जो कुछ बाकी यूनाइटेड नेशंस की इंपॉर्टेंट एजेंसीज है, ये यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो हम जो जब भी कोई यूएन की बॉडी अगर न्यूज़ में होती है तो इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये इसी के तहत हमने बनाया था, जिसका आंसर जो है दोनों सही है, ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें गार के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। गार के बारे में, गार क्या है, तो ये है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। और फर्स्ट स्टेटमेंट बताया गया कि ये गार जो है ये है एंटी टैक्स अवॉइडेंस रूल है इंडिया का।
तो ये बात तो सही है कि इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ फ्रेम्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ऑब्वियस है कि अगर टैक्स रिलेटेड कोई बात होगी तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा ही बनाया जाएगा, फ्रेम किया जाएगा, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसके तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, और यही एक बात है जो हमें पता होनी चाहिए कि ये जो पार्थ सारथी शोम पैनल जो था ये गार से रिलेट करता था, तो ये बात भी सही है। तो इसका हमें इनकरेक्ट पूछा था, तो कोई भी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट नहीं होने की वजह से हमारा आंसर है डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड जो होता है ये कौन से क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये है मॉनसून क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक। आप जानते होंगे, हमारा ऐसे कंसिडर कीजिए ये हमारा इंडिया का लैंड बाउंड्री है, और जून में क्या होता है तो यहाँ से विंड जो है वो पास होते हैं, और अक्टूबर नवंबर में क्या होता है तो ये विंड जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। तो इस वजह से सीजनल रिवर्सल जो है वो मॉनसून क्लाइमेट का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब नाइन्थ क्वेश्चन है कि डीपीएसपी, इनमें से कौन से डीपीएसपी जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेट करते हैं, ऐसा हमारा क्वेश्चन था। तो फर्स्ट क्या है कि सिक्योरिंग फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत। थर्ड इज प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया। एंड लास्ट इज सिक्योरिंग फॉर ऑल वर्कर्स रिस्पॉन्सिबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। तो इसका फर्स्ट जो था ये लिबरल में आता है, लिबरल प्रिंसिपल है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। सेकेंड और थर्ड जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत एंड प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री, ये दोनों गांधीयन है, दैट इज 2 एंड 3। और फोर्थ जो है ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, ठीक है। मतलब हमारा आंसर है दैट इज ओनली 2 एंड 3। ये तीन डिस्टिंक्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने तो नहीं किए, लेकिन हम ऐसे मार्क कर सकते हैं कि सब कौन कौन से प्रिंसिपल्स है, तो गांधीयन प्रिंसिपल्स है, लिबरल प्रिंसिपल्स है, और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है। और इसके बारे में आप लक्ष्मीकांत में अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये अच्छी तरह से दिया हुआ है ये वहाँ पे आप देख लीजिए। हमने जैसे कि कहा कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स, इस पे अक्सर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये पिछले साल जुलाई में जो साउथ चाइना सी का विवाद जो था वो बहुत मतलब सामने आया था, तो इसके बाद ये जो आइलैंड्स है वो न्यूज़ में थे, सो हमने ये इस पे बारे में क्वेश्चन ऐड कर दिया। तो ये हम डायरेक्टली इसका आंसर देख लेते हैं, इसको हमें साउथ टू नॉर्थ ज्वाइन अरेंज करना है, तो ये हमने क्वेश्चन में पूछा था और ये इसका आंसर है। तो सबसे पहले देखिए सबसे साउथ में कौन सा आता है, तो स्पार्टली आइलैंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे स्कारबोरो आइलैंड्स, उसके ऊपर है पार्शल आइलैंड्स, और लास्ट में सेनकाकू आइलैंड्स, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि प्रातस या प्रतस कुछ आइलैंड्स है जो यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 अप्रैल के क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं 5 अप्रैल के क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज हिंदुस्तानी म्यूजिक इज बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन कृति एंड कर्नाटकी म्यूजिक इज बेस्ड ऑन रागा। सेकेंड इज हिंदुस्तानी म्यूजिक गिव्स फ्रीडम टू इम्प्रोवाइजेशन, बट कर्नाटकी म्यूजिक जो होता है उसमें इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए मतलब थोड़ा ही इम्प्रोवाइजेशन पॉसिबल होता है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि ये जो दोनों म्यूजिक है कर्नाटकी एंड हिंदुस्तानी, इसमें स्ट्रेस जो है वो ताल या फिर तालम, इस पे स्ट्रेस दिया जाता है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। सो स्ट्रेस जो है वो ताल पे दिया जाता है, ये बात सही है दोनों म्यूजिक में। साथ ही साथ हिंदुस्तानी म्यूजिक में इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं जो परफॉर्मेंस आर्टिस्ट है वो, लेकिन कर्नाटकी म्यूजिक में कुछ थोड़ा ही इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है, ये सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो है ना वो स्वैप कर दिया गया था। हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो बेस्ड होता है रागास पे, और कर्नाटकी म्यूजिक जो है वो बेस्ड होता है कंपोजिशन कृतिज पे, ठीक है। या आप सी, ये आपको कर्नाटका आप अक्सर ऐसे लिखते होंगे ना कर्नाटक के से, तो ये कर्नाटकी म्यूजिक को कर्नाटकी ऐसे कंसिडर कीजिए, और ये कृति, कृति मतलब कंपोजिशन, ये याद रखिए कृति, या फिर ये कंपोजिशन कर्नाटकी, ये ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अब तो इसका आंसर हो जाता है दैट इज सी, 2 एंड 3 यही सिर्फ इसके करेक्ट है। अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें इनमें से कौन से फंडामेंटल राइट्स है ये हमें बताना है। सो फर्स्ट क्या है, फंडामेंट राइट टू फ्रीडम ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन। तो जी हाँ, ये बात सही है कि आप कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हो, ये मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट है। सेकंड क्या है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड स्ट्राइक। तो ये जो है ना इतना कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन जो है ये बात सही है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन स्ट्राइक करना फंडामेंटल राइट नहीं है। इसी वजह से हमने ये क्वेश्चन ऐड किया था। आप देख सकते हो कि पिछले कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की थी, फिर बैंक्स की भी स्ट्राइक हो रही थी, और तब ये न्यूज़ आई थी ऑल इंडिया रेडियो पे कि महाराष्ट्र में 1 जून को कुछ फार्मर्स जो है वो स्ट्राइक करने वाले हैं, ऐसी न्यूज़ थी। सो हमने ये क्वेश्चन ऐड किया था, और ये मतलब सेकंड जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है।
अब थर्ड जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी फंडामेंटल राइट नहीं है, यह भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। ये 44th अमेंडमेंट के बाद हमने इसको चेंज कर दिया था। और फोर्थ क्या है, तो प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, ये 21st आर्टिकल में आता है, और फर्स्ट जो है वो 19th आर्टिकल में सिक्स आर्टिकल है, ठीक है, 19 में सिक्स। सो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ जो है ये इसका आंसर है, दैट इज ये फंडामेंटल राइट है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ग्रासोलिन क्या है। तो ये जो है ना ग्रासोलिन, ये एक बायोफ्यूल है जो ग्रास से डिराइव किया जाता है। ये बात अच्छे से याद रखिए, ग्रासोलिन जो है वो एक बायोफ्यूल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमें एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला क्या है, एमसीआई जो है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है कि ये इसका काम क्या करती है, तो ये हमारे देश में यूनिफॉर्म और हाई स्टैंडर्ड जो है मेडिकल एजुकेशन के ये बनाती है, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड क्या है कि नीति आयोग ने ऐसा रिकमेंड किया था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसको रिप्लेस किया जाए नेशनल मेडिकल कमीशन से, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। एंड लास्ट स्टेटमेंट क्या है कि जी हमारा जो मतलब ये एमसीआई जो है इट इज़ एफिलिएटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो अब सही बात है कि मेडिकल के बारे में अगर कुछ होगा तो ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आएगा, मतलब फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो बात सही है। साथ ही साथ थर्ड जो है ना ये बात भी सही है कि नीति आयोग ने ऐसा रिकमेंड किया था कि इस बॉडी को स्क्रैप करके रिप्लेस किया जाए इस नई बॉडी से जिसका नाम होगा नेशनल मेडिकल कमीशन। इसके बारे में हमने रेगुलर वीडियो में अच्छे से बताया था, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट जो ये बात भी सही है कि मेडिकल काउंसिल जो है वो हमारे देश में यूनिफॉर्म और हाई स्टैंडर्ड्स बनाता है मेडिकल एजुकेशन के लिए, जैसे एआईसीटी जो है वो टेक्निकल एजुकेशन के लिए बनाता है, ऐसा ये एमआईसी जो है एमसीआई जो है वो मेडिकल एजुकेशन के लिए स्टैंडर्ड्स बनाता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडी नहीं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी। ऑलराइट, सो सी आंसर है इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वाडा जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट क्या है कि ये इट इज़ इनिशिएटेड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी बेस्ड इन चाइना, मतलब ये कहाँ पे, चाइना में, सॉरी कनाडा, गलत हो गया, चाइना नहीं कनाडा में बेस्ड है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द एजेंसीज की एक्टिविटी इंक्लूड्स scientific research, education, development of anti-doping capacities, next and monitoring of the World Anti-Doping Code, whose provisions are enforced by UNESCO International Convention Against Doping in Sports। मतलब ये सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, तो ये जो वाडा है इसके ये इसमें काम करता है इसी सभी सेक्शंस में, इस सभी रीजन में। और इसके जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड जो है इसका जो एनफोर्समेंट है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो यूनेस्को द्वारा किया जाता है, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही है। ये कनाडा में मॉन्ट्रियल में बेस्ड है वाडा जो है वो, और ये बात याद रखनी है कि यूनेस्को जो है इसका एनफोर्समेंट करता है जो एंटी डोपिंग कोड है उसका, ठीक है। और पिछले साल जो हमारी रशिया की एक टेनिस स्पोर्ट्स प्लेयर जो है मारिया शेरापोवा, इनको वाडा ने बैन कर दिया था 2 साल के लिए। तो ये किस वजह से बैन किया था, कौन से ड्रग की वजह से, ये आप हमें कमेंट्स में बताइए। हमने आज कोई क्वेश्चन जो है वो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन में डाला नहीं है, सो आप देखिए और बताइए कि कौन से ड्रग की वजह से मारिया शारापोवा जो जी है उनको बैन कर दिया गया था। सो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, नो फर्स्ट यूज जो हमारा डॉक्ट्रिन है इंडिया का, तो इसके बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमें बताना है। सो फर्स्ट इज न्यूक्लियर वेपन विल ओनली बी यूज्ड इन रिटेलिएशन, रिटेलिएशन में ही सिर्फ हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, और कहाँ पे, अगर हमारी टेरिटरी पे कोई अटैक करता है और या फिर हमारी इंडियन फोर्सेस अगर बाहर कोई दूसरे देश में होंगी और उन पे अगर कोई अटैक करता है न्यूक्लियर वेपन से, तो ही हम रिटेलिएट न्यूक्लियर वेपन से करेंगे, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इंडिया वोंट इंटेंड न्यूक्लियर रिटेलिएशन अगेंस्ट अटैक विथ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, मतलब अगर हमारे देश पे कोई केमिकल या फिर बायोलॉजिकल वेपन्स यूज करता है तो हम न्यूक्लियर वेपन से रिटेलिएट नहीं करेंगे, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि जब 1999 में हमने अपने आप को एक न्यूक्लियर वेपन धारण करने वाला देश ऐसे मतलब सामने आ गए थे हम, तो उसके बाद 2001 में हमने ये जो नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन है उसको अपनाया था, और उसमें 2003 में चेंजेस कर दिए थे कि इसमें हमने न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल वेपन जो है इसको ऐड कर दिया था, ठीक है। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये सही है, लेकिन सेकंड जो है वो गलत है। मतलब अगर कोई देश हम पे केमिकल अटैक करता है तो भी हम रिटेलिएट करने के लिए न्यूक्लियर वेपन की सहायता ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि इंडियन टेरिटरी या फिर हमारे अगर फोर्सेस बाहर भी किसी देश में होंगे तो भी उन पे अटैक किया तो भी हम न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कैसिनी के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो कैसिनी क्या है? तो ये अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट है जो सैटर्न की स्टडी करने के लिए भेजा गया है। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि ये मिशन जो है कैसिनी मिशन, ये ऑर्गेनाइज किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि ये सैटर्न की स्टडी करने के लिए भेजा गया है, लेकिन ये सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा नहीं, तो ये नासा द्वारा भेजा गया है। ठीक है, मिशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी गांधी जी की सबसे पहली बड़ी मूवमेंट, तो उसकी डिमांड्स क्या थे, ये हमारा क्वेश्चन है। सो फर्स्ट इज सॉल्विंग खिलाफत इशू, नेक्स्ट इज रिड्रेसल ऑफ पंजाब रॉन्ग्स, दैट इज जालियनवाला बाग जो मैसेकर हुआ था वो, एंड थर्ड इज अटेनमेंट ऑफ स्वराज्य। तो ये जो खिलाफत इशू जो है, ये इसके बारे में आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। ये बात थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की डिमांड्स में। सो फर्स्ट सही है। सेकंड भी सही है कि 1919 में ये जालियनवाला बाग मैसेकर हुआ था और उसका रिड्रेसल हो, इसके लिए ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमने स्टार्ट कर दी थी। और थर्ड जो है, ये बात भी सही है कि अटेनमेंट ऑफ स्वराज, मतलब गांधी जी ने जो हमारा आई थिंक नागपुर जो उसका आईएनसी का अधिवेशन हुआ था, उसमें ये बात कही थी कि अगर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो अगर अच्छे से हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो हम एक साल में स्वराज पा सकेंगे, ऐसा गांधी जी ने कहा था। तो ये तीनों जो है वो डिमांड्स थी। ठीक है, सी। अब क्वेश्चन नंबर 9, सरडैप जो है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट क्या है कि सरडैप, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ये बात याद रखनी है, एशिया और पैसिफिक के लिए है ये। इट इज़ अ दिल्ली बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है कि इट इज़ इन्वॉल्व इन रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन, मतलब ये दिल्ली में बेस्ट है और इसका काम क्या है? तो रूरल डेवलपमेंट और साथ ही साथ पॉवर्टी एलिविएशन। तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि ये दिल्ली में नहीं, बांग्लादेश में बेस्ट है। ऑलराइट, बांग्लादेश में बेस्ट है, ये याद रखना है, सरडैप। और ये एशिया पैसिफिक रीजन के लिए रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन का काम करती है। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। कैस्पियन सी किस, मतलब ये सी कौन से देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए हम डायरेक्टली इसका आंसर देख लेते हैं। कैस्पियन सी, ये देखिए यहाँ पे रहा है ये कैस्पियन सी। यहाँ पे देखिए ये कजाकिस्तान है जो बॉर्डर शेयर करता है। देन रशिया है ये सबसे बड़ा, ये रशिया भी इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। थर्ड क्या है? अजरबैजान है, ये भी इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। ईरान जो है हमारा देश, यहाँ पे इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। और साथ ही साथ तुर्कमेनिस्तान जो है वो भी कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, आप चाहे तो ये नोट कर सकते हो। ये देखिए ये KUTA TI, दैट इज कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान। तो कुती, ऐसे इसको याद रखना है, कुती। एंड यहाँ पे ये KUTA, मतलब कुती एंड कुता। ये KU जो है वो कॉमन रखने हैं और इन दोनों को ऐड करते जाना है। ठीक है, और बाद में यहाँ पे अफगानिस्तान और यहाँ पे पाकिस्तान और फिर हमारा इंडिया। ये जो सेंट्रल एशिया जो है ना, वो पिछले 1.5 साल से कंटिन्यूसली न्यूज़ में है। तो हो सकता है कि यूपीएससी इस बार, मतलब अभी वेस्ट एशिया तो लगभग 2-3 सालों से कंटिन्यूसली पूछ रहे, तो हो सकता है इस बार सेंट्रल एशिया पूछ ले। सो अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन फ्रॉम 6 अप्रैल 2017। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्स के बारे में, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला क्या है कि ये ऑटोनोमस बॉडी है जो फंक्शन करती है एज अ सेल्फ गवर्नमेंट, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप डिक्लेयर की जाती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9A के तहत बनाई जाती है। थर्ड क्या है कि ये निम्स जो है वो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है। और फोर्थ क्या है कि ये निम्स जो है उनको मैनेज करने का काम एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा किया जाता है, ऐसा फोर्थ स्टेटमेंट है। ऑलराइट, सो इसके फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि नीम्स जो होती है ये एक ऑटोनोमस बॉडी होती है जो सेल्फ गवर्नमेंट की तरह फंक्शन करती है। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है कि ये बनाई कैसे जाती है, तो आर्टिकल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9A है, इसके तहत ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप डिक्लेयर की जाती है। थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि ये पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन द्वारा नहीं, तो जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है इनके द्वारा डिक्लेयर की जाती है। और लास्ट जो है ये बात भी सही है कि ये मैनेज करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, मतलब एक ऐसी सेपरेट कंपनी बनाई जाती है जो इसके लिए बारे में काम करती है। ऑलराइट, तो इसका फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सिर्फ ये पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन द्वारा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर की जाती है, ये बात याद रखनी है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जी, हमने इसके बारे में कहा था कि ऐसे यूपीएससी कुछ क्वेश्चंस ऐड कर देती है जो सिर्फ आपका टाइम जो है वो ज़ाया करने के लिए होते हैं। तो देखिए ये जियो टैगिंग, ये किसके द्वारा किया जाता है, यही सिर्फ बेसिक क्वेश्चन था। आप चाहे तो ये क्वेश्चन पॉज करके पढ़ लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, जियो टैगिंग जो है हमारे देश में
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए ये किया जा रहा है अभी। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी द्वारा, ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ये बात याद रखनी है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जी, पेटेंट के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो पेटेंट क्या है? अ पेटेंट इज अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांटेड बाय सोवरियन स्टेट to an investor or assignee for limited period of time in exchange for detailed public disclosure on invention। मतलब क्या होता है कि ये सॉवरेन स्टेट द्वारा एक्सक्लूसिव राइट दिए जाते हैं पेटेंट जो है वो, और वो क्यों दिए जाते हैं? तो उनका जो कुछ नया इन्वेंशन होता है इसके बारे में पब्लिक डिस्क्लोजर करने के लिए, मतलब पब्लिक डोमेन में यूज करने के लिए ये पेटेंट दिया जाता है, ठीक है, ऐसा ये नेक्स्ट क्या है? तो पेटेंट जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पार्ट है, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। और थर्ड क्या है कि WTO का जो एग्रीमेंट है ट्रिप्स, दैट इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसके तहत है ना, जो कोई भी WTO का मेंबर होगा उसको कि हर एक इनोवेशन, दैट इज ऑल फील्ड के इनोवेशन, हर फील्ड टेक्नोलॉजी के इनोवेशन के लिए ये ट्रिप्स, ये पेटेंट जो है वो देना पड़ेगा, और जिसको उन्हें प्रोटेक्शन भी देना होगा जो होगा 10 साल का, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। जी ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये ट्रिप्स के तहत जो प्रोटेक्शन दिया जाता है वो 10 साल का नहीं 20 साल का है, ठीक है, ये याद रखिए, क्योंकि पेटेंट जो है वो हमारा पेपर 3 GS पेपर 3 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है IPR। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जी। देखिए साइंस सिटी जो है कोलकाता, फिर रीजनल साइंस सिटी लखनऊ, और ये सेटअप की गई है किस लिए? तो टू पोर्ट्रे द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसके लिए साइंस सिटी जो है वो बनाई जा रही है। तो ये किसके द्वारा सेटअप की गई है, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो लग सकता है कि साइंस सिटी है तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा ये बनाई गई होगी, लेकिन जी इसका आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा ये साइंस सिटी जो है वो सेटअप कर दी जा रही है, ठीक है, याद रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जी। रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी इसी हफ्ते बनाई गई है, जो एक है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, जो काम क्या करेगा, मतलब रेकमेंड करेगा पैसेंजर और फ्राइट, जो हमारा मतलब फ्राइट जो होता है इनका फेयर जो है वो ये रेकमेंड करेगा, और साथ ही साथ सेट सर्विस लेवल बेंचमार्क, ये भी एक RDA जो है वो काम करेगा। जी आप जानते हैं कि अगर किराया बढ़ाना होगा रेल का तो ये पॉलिटिकल इशू बन जाता है, तो इस वजह से अभी ये इस गवर्नमेंट ने एक सेपरेटली अथॉरिटी बना दी है, रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो रेकमेंड करेगी कि इस पर्टिकुलर ट्रेन का या फिर जो हमारी कार्गो ट्रेन्स होती है, फ्रेट कैरियर ट्रेन्स, उनका फेयर बढ़ाना चाहिए या नहीं, ये RDA जो है ये इसके बारे में बताएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज रिफ्ट वैली जो है ये कहाँ से, इनमें से कौन सी रिफ्ट वैली, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्ट वैली? तो ये जो लोकेशंस है ना ये न्यूज़ में थे पिछले मतलब कुछ समय से, तो ये इनके लोकेशंस देख लीजिए। और रिफ्ट वैली जो है ये हमने आई थिंक 11th के NCERT में है, और साथ ही साथ GC लियोंग में भी है, तो ये अच्छे से देख लीजिए रिफ्ट वैली के बारे में। हम देख लेते हैं ये इनके लोकेशन जी। ये देखिए यहाँ पे है ये लेक तांगेनिका जो अफ्रीका का पार्ट है, यहाँ पे है ये गल्फ ऑफ एडन जो यमन और सोमालिया के बीच में आता है। नेक्स्ट क्या है? तो लेक ऑफ बैकल जो यहाँ पे रशिया यहाँ पे है। नेक्स्ट क्या है? तो ब्लैक सी जो यहाँ पे टर्की और यूरोप के बीच में है, ठीक है, ये याद रखना है। ब्लैक सी पे UPSC ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था। तो इनमें से कौन से रिफ्ट वैली है? तो ये दोनों जो है ना, दैट इज लेक तांगेनिका एंड बैकल, ये रिफ्ट वैली है, ये याद रखना है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कजान जो था वो पिछले समय न्यूज में था, ये कजान क्या है? सो फर्स्ट इज रशियाज न्यू न्यूक्लियर पावर्ड मल्टीपर्पज अटैक सबमरीन, ये है कजान है, ठीक है। कजान क्या है? तो एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है जो रशिया ने यूएस ने एक सबमरीन बनाई थी जिसका नाम था वुल्फ, सी वुल्फ, ये नाम था इसका, US सी वुल्फ, और इसके रिस्पॉन्स में ये बनाई है, और ये बहुत बड़ी थी इसलिए ये तब न्यूज़ में थी, सो हमने इसके बारे में क्वेश्चन ऐड किया था। अब देखते हैं हमारा 8 क्वेश्चन जी, इनमें से कौन से करेक्ट है ये हमें बताना है। सो फर्स्ट इज अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन, मतलब क्या होता है कि प्रोरोगेशन के बाद लोकसभा में जो बिल होता है ऐसा लैप्स हो जाता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय लोकसभा विल शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। मतलब देखिए 3 पार्ट होते हैं, सबसे पहले होता है एडजर्नमेंट, देन प्रोरोगेशन एंड थर्ड इज डिसोल्यूशन। एडजर्न कब होती है? अगर एक दिन का या फिर कुछ समय के लिए, 1 घंटा 2 घंटे के लिए अगर जो सेशन है उसको स्थगित कर दिया जाए तो वो होता है एडजर्नमेंट। प्रोरोगेशन क्या होता है कि एक सेशन, पूरा सेशन लाइक
3 वीक्स और 1 मंथ का जो सेशन होता है, अगर वो खत्म हो जाए तो उसको कहते हैं प्रोरोगेशन। और थर्ड क्या होता है, डिसोल्यूशन। मतलब एक पर्टिकुलर जो लोकसभा है, 14 लोकसभा, 15 लोकसभा, ये खत्म हो गई, मतलब क्या होता है, इनको डिसॉल्व कर दी जाती है, विसर्जित किया जाता है, तो ये होता है डिसोल्यूशन। तो प्रोरोगेशन ऑब्वियस है कि एक सेशन होने के बाद, लोकसभा का सेशन होने के बाद बिल लैप्स नहीं होता है। सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ये देखिए कि राज्यसभा में बिल पेंडिंग है, लेकिन जो पुरानी लोकसभा थी उसने बिल पास नहीं किया था। तो ऑब्वियस है ना कि नई जो लोकसभा आएगी वो फिर से पास कर सकेगी। सो ये जो तब का बिल होता है, ऐसा बिल डिसोल्यूशन अगर लोकसभा का हो भी जाए तो ये लैप्स नहीं होता। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है, याद रखना ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ना नाइन्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये मैं बता रहा है। सो फर्स्ट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी मेंबर ऑफ पंचायत is 25 years. Next is a panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for the remainder period. मतलब क्या होता है कि कंसिडर कीजिए कि 2 साल हो गए और 2 साल के बाद जो पंचायत है उसको प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन कर दिया गया, तो जो फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी ना पंचायत, वो सिर्फ बचे हुए 3 सालों के लिए ही होगी। ऐसा ये सेकेंड स्टेटमेंट है जो सही भी है। और पहला इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें 25 ईयर्स नहीं मिनिमम एज बताया गया। पंचायत के लिए मिनिमम एज जो है वो है 21 ईयर्स। ओके, सो आंसर है बी ओनली। अब लास्ट क्वेश्चन, उस दिन का समता दिवस जो है वो किसके बर्थ एनिवर्सरी पे हम मनाते हैं, तो इसका आंसर है बाबू जगजीवन राम। ऑलराइट, ये याद रखना है, बाबू जगजीवन राम जी जो थे उनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम समता दिवस मनाते हैं। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन फ्रॉम 7 अप्रैल 2017। ऑलराइट, सो 7 अप्रैल का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो वो है OPCW जी, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। आप जानते हैं सीरिया में रिसेंटली एक केमिकल अटैक हुआ है, तो इस वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन था वो न्यूज़ में था, इसलिए हमने ये क्वेश्चन फॉर्म कर दिया। सो फर्स्ट क्या है कि OPCW जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज ये ऑर्गेनाइजेशन जो है OPCW, इसने अब तक 2 बार नोबेल प्राइज जीत चुका है, ऐसी ये ऑर्गेनाइजेशन है। और थर्ड क्या है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रिसेंटली बनाई गई थी, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई थी, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। ऑलराइट, सो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हेग में स्थित है और ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ने 2 बार नहीं नोबेल प्राइज जीता। 2 बार या 2 बार से ज़्यादा बार नोबेल प्राइज जीतने वाली कौन कौन सी है, तो रेड क्रॉस जिसने 3 बार आज तक नोबेल प्राइज जीता है, और दूसरी है जो है रेफ्यूजीज़ के बारे में, जो यूएन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशंस समथिंग, उसका मैं पूरा नाम भूल गया, रेफ्यूजी के रिलेटेड है, ये बात याद रखनी है। रेफ्यूजी की जो यूएन बॉडी है उसने 2 बार जीता है। ये OPCW जो है इसने एक ही बार जीता है, वो है 2013 में। सो इसका सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया। और ये 1997 में बनाई गई थी, सो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं, तो 1997 में बनाई जाने की वजह से थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। और 1997 मतलब 20 साल हो रहे हैं इस बार, इसी महीने में। सो हो सकता है कि इसके बारे में UPSC क्वेश्चन पूछ ले, सो हमने ये क्वेश्चन ऐड किया था। तो ये देखिए सिर्फ इसका 1 जो है वही आंसर करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश रिजर्व रेशियो जो है वो डैश इज अ डैश मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो ये है क्वांटिटेटिव मेथड। ऑलराइट, ये हमने जो हमारा रेगुलर वीडियो था इसमें क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड जो है वो अच्छे से कवर कर लिए थे। अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो की जो मतलब फिफ्थ नहीं 7 अप्रैल के जो वीडियो, इसकी लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और इसमें ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड जो है इसके बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड बाय। तो ये जो प्रोजेक्ट है CCTNS, ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है जी, ये इंप्लीमेंट किया जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा। ऑलराइट, ये याद रखना है, CCTNS कम्स अंडर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। और ये जो हमारा मुंबई अटैक हुआ था 2008 का, उसके बाद जो तब के हमारे सुरक्षा मंत्री थे, आई थिंक P चिदम्बरम सर, इन्होंने इसको प्रपोज किया था। ऑलराइट, नेक्स्ट इज गर्व ऐप के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट क्या है कि गर्व ऐप जो है वो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड नेक्स्ट क्या है, तो ये मतलब ये लॉन्च क्यों किया गया, तो हमारे जो इसरो के माइलस्टोन्स और इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को बताने के लिए ये लॉन्च किया गया था, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। तो इसके दोनों इनकरेक्ट है क्योंकि ये इसरो द्वारा नहीं, ये पावर मिनिस्ट्री द्वारा लाया गया ऐप है। और इसका मकसद क्या है, तो मॉनिटरिंग की जानी है कि हमारे ये देश में जो हमने पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी फैलाने का जो हमारा लक्ष्य रखा है, तो
अभी हाउस होल्ड्स में या फिर एरिया में कहाँ पे लाइटिंग जो है, लाइट जो है वो अवेलेबल हो गई है, इसका मॉनिटरिंग करने के लिए ये गर्व ऐप जो है ये बनाया गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, गर्व ऐप इसरो से रिलेट नहीं करता। इसरो के लिए रिलेट कौन सा करता है, तो साकार ऐप है उसका नाम। ठीक है, साकार ऐप के बारे में हमने एक दूसरा भी अलग से वीडियो बनाया है, आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके उसके बारे में देख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट पेंच टाइगर रिजर्व, और उनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। सो पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में फर्स्ट क्या है, तो ये टाइगर रिजर्व जो है वो दो हमारे जो स्टेट है उनके बॉर्डर पे स्थित है, और वो कौन से, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्या है, इट इज नेस्टेड इन द सदर्न स्लोप्स ऑफ सातपुरा रेंज ऑफ सेंट्रल इंडिया, मतलब ये सातपुरा जो हमारी रेंज है उसके सदर्न स्लोप्स पे है, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम लाइफ लाइन ऑफ रिवर पेंच, मतलब ये यहाँ पे पेंच रिवर होने की वजह से इसको जो नाम है वो पेंच टाइगर रिजर्व ऐसा दिया गया है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। सो इसका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बात सही है, लेकिन फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में। ऑलराइट, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, सातपुरा का सदर्न स्लोप्स, और पेंच रिवर यहाँ से गुजरती है, ऐसा स्टेटमेंट जो है वो याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरी सोसाइटी जो है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो देखिए पहला क्या है, तो ये लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बात याद रखनी है, ये एनजीओ है। ठीक है, ये हमारे मतलब इंडिया द्वारा बनाई गई कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एनजीओ है जो काम क्या करता है, इट इज एंगेज इन कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। और सेकंड क्या है, द मोस्ट प्रोमिनेंट नेचुरलिस्ट इंक्लूडिंग द ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली एंड डॉक्टर एंड एस डिलन रिप्ले, ये भी इससे एसोसिएटेड है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री से। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है, जो हमारे पंछी होते हैं ना, इनके बारे में स्टडी करते हैं, ऐसे ऑर्निथोलॉजिस्ट। आपने सलीम अली सर जो है इनका नाम सुना होगा। तो इसके दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरी सोसाइटी जो है वो पिछले कुछ समय से न्यूज़ में थी, इसलिए हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो हमारे देश की पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है, इनको अब हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत कौन सा ऐसा राज्य है जो हमारा पोस्ट है उससे खाना भेजने वाला है, फूड। देखिए ये खाना कौन सा स्टेट भेजने वाला है, तो इसका आंसर है जी झारखंड। याद रखना, ये ऐसे कभी यूपीएससी एक आध क्वेश्चन तो ऐसा स्पेसिफिक स्टेट रिलेटेड पूछ ही लेती है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। सो फर्स्ट इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हमारे पावर होती है उनके पास, प्रेसिडेंट के पास। और सेकंड भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो प्राइम मिनिस्टर हमारे सिविल सर्विस बोर्ड के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं होते, तो वो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। ऑलराइट, सो इसका आंसर है डी, दैट इज नन ऑफ द अबव, इसके करेक्ट स्टेटमेंट है। अब नाइन्थ क्वेश्चन है कि इसमें से हमें करेक्ट बताना है। फर्स्ट क्या है, द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू दी पार्लियामेंट, मतलब ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा हमारा बजट बनाया जाता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है कि अगर कंसोलिडेटेड फंड से कोई भी हमें पैसा निकालना हो तो इसके अथोराइजेशन चाहिए होता है पार्लियामेंट का, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड क्या है कि जी पब्लिक अकाउंट्स के अंदर भी जो पैसा आता है उसको भी अगर यूज़ करना हो तो उसके लिए भी अथोराइजेशन चाहिए होता है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। ऑलराइट, तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो बात सही है कि अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर हमें पैसा यूज़ करना हो तो इसके लिए हमें पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए होती है, ये सेकेंड स्टेटमेंट सही है। जो सेकेंड है हमारा कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स फंड, तो कंटीजेंसी जो है ना इसके लिए भी परमिशन चाहिए होती है, लेकिन आप ये गवर्नमेंट जो है वो कंटीजेंसी फंड में से फंड यूज करने के बाद परमिशन ले सकती है। लेकिन ये जो थर्ड है, ये पब्लिक अकाउंट्स में से पैसे यूज करने के लिए परमिशन गवर्नमेंट को परमिशन नहीं लेनी पड़ती पार्लियामेंट की। ठीक है, तो सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, और ये सेकंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, और ये फर्स्ट जो है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा नहीं, बजट डिवीजन जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का, इसके द्वारा ये हमारा बजट जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिए, क्योंकि बजट किसके द्वारा बनाया जाता है, ये यूपीएससी ने, हमारी जो स्टेट पब्लिक सर्विसेज की एग्जाम्स होती है उनमें सभी ने ये क्वेश्चन एक बार या दो बार पूछा है पहले। तो इसका आंसर हो जाता है बी, सी टू ओनली।
अब सीरिया कौन से देशों के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये हमने क्वेश्चन पूछा था जी। सीरिया कंटिन्यूसली न्यूज़ में है, तो ये हमने क्वेश्चन पूछ लिया। तो देख लीजिए, सीरिया सऊदी अरब जो है यहाँ पे इसी के साथ सिर्फ बॉर्डर जो है वो शेयर नहीं करता है। ये देखिए, सीरिया यहाँ पे है और ये सऊदी अरब यहाँ पे है। तो सीरिया के साथ बाकी कौन कौन से देश बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये देखिए, टर्की है, यहाँ पे इराक है, यहाँ पे जॉर्डन है, लेबनन है, इजराइल है यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। ठीक है, ये सीरिया के बारे में अच्छे से देख लीजिए। बाकी भी कुछ इसके फैक्ट्स जो होंगे वो अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि सीरिया पे क्वेश्चन हो सकता है। और पिछले 2-3 सालों से वेस्ट जो हमारा वेस्ट एशिया जो है, इसके बारे में यूपीएससी कंटिन्यूली सवाल पूछ रहा है। सो अब हमारा लास्ट डे दैट इज 8 अप्रैल 2017 के हमारे क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो थी, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट क्या है कि एमपीसी जो है इसको हेड कौन करते हैं, तो गवर्नर जो है इसके हेड होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये एमपीसी कमेटी जो है इट इज़ कंस्टिट्यूटेड अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। एंड थर्ड क्या है कि एमपीसी जो है इसके तहत 8 मेंबर्स होंगे, जिनमें से 3 जो होंगे वो आरबीआई के मेंबर्स होंगे और बाकी जो 5 मेंबर होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि ये एमपीसी का हेड जो होगा वो गवर्नर होंगे और इसको बनाया गया है इस आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ये सेकंड और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, लेकिन थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें 8 मेंबर नहीं 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 मेंबर जो होते हैं वो आरबीआई के होते हैं और जो बाकी तीन मेंबर जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ऑलराइट, सो इसका आंसर है बी, दैट इज 1 and 2 ओनली। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जी। सीरिया के बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज Syria is a country in Central Asia bordering with Lebanon and Mediterranean Sea to the west. Next is the climate of Syria is dry and hot. Winters are mild. Third is Golan Heights eastern part is controlled by Syria. And last is according to 2014 HDI report, Syria comes under medium HDI group. Alright, तो ये बात सही है कि जो हमारा सीरिया जो है वो 2014 HDI रिपोर्ट के तहत मीडियम एचडीआई ग्रुप में आता है। हम भी जो है वो मीडियम एचडीआई ग्रुप में आते हैं। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि गोलन हाइट जो है इसका ईस्टर्न रीजन जो है वो सीरिया द्वारा कंट्रोल किया जाता है। थर्ड जो है सेकंड जो है वो बात भी सही है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना, इसमें छोटी सी एक गलती है। ये सीरिया जो है वो सेंट्रल एशिया का पार्ट नहीं, ये वेस्टर्न एशिया का पार्ट है। बाकी यहाँ से यहाँ तक जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है कि ये सीरिया जो है वो बॉर्डर करता है लेबनान और मेडिटेरियन सी जो है इसके वेस्ट में है। ये बात भी सही है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये कौन कौन से बॉर्डरिंग कंट्रीज है ये देख लिए। और इसके ना कुछ जो सिटीज़ है वो पिछले दिनों न्यूज़ में थी, वो है अलेप्पो और यहाँ पे ये दमास्कस जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। ऑलराइट, यही बात है जो है वो याद रखनी है सीरिया के बारे में। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मैकमोहन लाइन के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो मैकमोहन लाइन जो है वो बनाई गई थी, मैकमोहन जी जो थे प्रपोज इनके द्वारा की गई थी इन सिमला अकॉर्ड। और ये जो है वो मैकमोहन लाइन जो है वो वैलिडेट की गई है चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा और इनवैलिडेट की गई है तिब्बतियन गवर्नमेंट द्वारा। ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट क्या है कि जो हमारा मैकमोहन लाइन है ये डिमार्केट मतलब बाउंड्री बनाता है तिब्बत और इंडिया के बीच में। और इंडिया में कौन कौन से स्टेट, तो जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। ऑलराइट, तो इसका फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये शिमला अकॉर्ड के तहत तो बनाया गया था, मतलब प्रपोज किया गया था, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट इसको इनवैलिड करार देती है और तिब्बत गवर्नमेंट जो ये इसको कंसीडर करती है। ऑलराइट, ये बात याद रखनी है, तिब्बत कंसीडर करता है मैकमोहन लाइन को। और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये इसमें जम्मू कश्मीर नहीं इंक्लूड होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश इंक्लूड होता है। ऑलराइट, मतलब तब का हमारा नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, तो ये नन इसका करेक्ट आंसर है। ऑलराइट, ये देखिए यहाँ पे ये मैकमोहन लाइन है। ऑलराइट, इसके बारे में अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो ये वीडियो पॉज करके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जी। WTTC के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। WTTC क्या है? वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, इसका जो सभी आंसर है वो करेक्ट है। अभी ये WTC के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्या है कि WTTC जो है वो एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल फोरम है जो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्या है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन यूनाइटेड किंगडम्स में है और ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर टूरिज्म सेक्टर में अवेयरनेस फैलाने का काम करता है। और थर्ड क्या है कि ये प्राइवेट सेक्टर में टूरिज्म के लिए काम करने वाला ऐसा इकलौता फोरम है। ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। और लास्ट क्या है कि इसके रिपोर्ट के तहत WTTC के रिपोर्ट के तहत इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट टूरिज्म इकोनॉमी है
इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, ऐसा फोर्थ स्टेटमेंट है। ये चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। और इसके साथ ही साथ हमने ना बहुत ही एक यूजफुल स्टैटिस्टिक जो है वो हमारे रेगुलर वीडियो में बताई थी। अगर आपको नोट डाउन करनी हो तो आप हमारा रेगुलर वीडियो जो है वो जाके देख सकते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्राउन ऑफ थॉर्न स्टारफिश जो है इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। तो फर्स्ट इज दे फीस्ट ऑन कोरल एंड लीव ब्लीच्ड वाइट, मतलब ये फीस्ट पे जो अलगी होती है ना इनको खा जाते हैं और उस वजह से ये जो कोरल्स होते हैं इनका ब्लीचिंग हो जाता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द क्राउन ऑफ थॉर्न स्टारफिश गैदर इन लार्ज नंबर ड्यू टू रिलीज ऑफ फेरोमोन्स, जो एक सेंट है, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। ऑलराइट, तो ये बात तो सही है कि ये अलगी जो है इसको खा जाते हैं और इस वजह से ब्लीचिंग हो जाता है। और सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी सही है कि ये फेरोमोन जो है ये एक सेंट की वजह से ये जो स्टारफिश है ये एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और इसी फेरोमोन्स की हेल्प लेके साइंटिस्ट अभी ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि ये जो स्टारफिश है इनको मारा जाए, सो दैट जो हमारा ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के पास उसकी ब्लीचिंग जो है वो कम हो सके। इसके लिए ये साइंटिस्ट जो है वो प्रयास कर रहे हैं। सो इसका आंसर है सी, दैट इज 1 एंड 2 करेक्ट। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो न्यूक्लियर पावर्स और स्टेट को हमें मैच करना है। तो देखिए कुडनकुलम जो है वो तमिलनाडु में है, ये बात सही है। तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है, जी ये बात भी सही है। रावत भाटा जो है वो राजस्थान में है, जी ये बात भी सही है। और नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ये बात भी सही है। ऑलराइट, तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है इसके बारे में ये सभी स्टेट जो है वो करेक्टली मैच किए गए। सो हमारा आंसर है डी, दैट इज ऑल करेक्ट। नेक्स्ट ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये बताया था कि रावत भाटा जो है वो राजस्थान में है, फिर ये मिट्ठी विरदी जो ये गुजरात में है, तारापुर और जैतापुर जो है वो महाराष्ट्र में है, कैगा जो है वो कर्नाटका में है, कुडनकुलम और कल्पक्कम जो है वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट जो है वो कुवाड़ा ये आंध्र प्रदेश में है, और मणिपुर ये हरिपुर ये वेस्ट बंगाल में है, और नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ऑलराइट, ये अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये हो सकता है कि इस पे मैच द फॉलोइंग टाइप या फिर कुछ एलिमिनेशन में ही आपको ये हेल्पफुल हो जाए। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जी वीवीपैट के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो वीवीपैट क्या है? इट इज अ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, दैट इज वीवीपैट इज अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक टू वोटर्स यूजिंग बैलेटलेस वोटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब इससे फीडबैक जो है वो मतलब आपने किसको वोट किया ये इससे पता चल सकता है, फर्स्ट स्टेटमेंट है ऐसा। नेक्स्ट क्या है कि वीवीपैट जो है वो फर्स्ट टाइम इंडिया में कब यूज़ किया गया था? तो जो 2013 का सितंबर का जो इलेक्शन हुआ था तब नागालैंड की असेंबली इलेक्शन में इसको यूज़ किया गया था, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। और ये दोनों जो है वो करेक्ट है जी। 2013 में नोक्सन जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वहाँ पे वीवीपैट का सबसे पहले इस्तेमाल कर दिया गया था। ठीक है, ये याद रखना है। वीवीपैट जी अभी पिछले मतलब कुछ 2 महीनों से ये हमारा जो वोटिंग मशीन है इसके बारे में काफ़ी सुर्खियों में है, तो ये हमने क्वेश्चन ऐड कर दिया था। हो सकता है इसके बारे में कुछ क्वेश्चन जो है वो प्री में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्या है? तो यूएनएससी के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट क्या है? इट इज़ क्रिएटेड फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर 2, मतलब यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट क्या है कि P5 जो है वो कौन कौन है? तो चाइना, यूके, जर्मनी, यूएस एंड रशिया, तो ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट जो है वो बात सही है कि यूएनएससी जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था, लेकिन ये सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसके चाइना मेंबर है, यूके मेंबर है, यूएस मेंबर है, रशिया मेंबर है, जर्मनी नहीं है। यहाँ पे कौन सा है? फ्रांस है, फ्रांस है। ऑलराइट, ये याद रखना है, फ्रांस यहाँ पे P5 में मेंबर है, तो हमारा आंसर हो जाता है ए ओनली। नेक्स्ट क्या है कि सूरत स्प्लिट जो हुआ था हमारे कांग्रेस में 1907 में, तो ये इसके पीछे रीज़न क्या था? तो इसके पीछे रीज़न क्या था कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनका जो हमारे मॉडरेट्स थे उन पर से विश्वास जो था वो कम हो गया था, क्योंकि वो अच्छे से ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट कर सकेंगे ऐसा जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट है उनको विश्वास नहीं रह गया था, इस वजह से सूरत स्प्लिट हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के रिवीजन वीडियो का कि ये जो TKDL जो है दैट इज ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई है? तो इसका आंसर है जी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इन दोनों के द्वारा ये जो TKDL है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ये एस्टेब्लिश कर दी गई है। और ऐसी न्यूज़ थी कि इस TKDL की वजह से जी रॉन्ग पेटेंट प्रोवाइड करना, इसमें 219 जो केसेस है इसमें मतलब ये प्रिवेंट कर दिए गए हैं। इस 219 केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें रॉन्ग क्या कि पेटेंट देना प्रिवेंट कर दिया गया है। ठीक है, सो ये था हमारा रिवीजन वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा और अच्छे से आपकी रिवीजन हो गई होगी। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड। कीप स्टडिंग। मिलते हैं कल, शायद हो सकता है कि कल थोड़ा सा लेट हो जाए। ऑलराइट,
बाय बाय।